चलिए, सो पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, इन्वेस्टमेंट इनटू द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो टॉपिक हमारा ये था कि गवर्नमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे ले रही है, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे। अब एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें होती है उसमें से एक क्या है, फिजिकल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। सर अगर आज के डेट में आप खुद देखिए, अगर आप हमारी कंट्री के अंदर बात करते हैं तो हमारी कंट्री में रोड्स की बात आप कीजिए, ठीक है, रोड की बात आप कीजिए या फिर ब्रिजेस की बात आप कीजिए या फिर डैम्स की बात आप कीजिए, तो बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या ये एकदम बेस्ट है क्या? आंसर आएगा नहीं सर, एकदम बेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, इट्स गोइंग ऑन। अगर कंपेयर करता हूँ काफ़ी साल पहले से, जैसे अगर मैं 1990 के आसपास की बात कर रहा हूँ, ये ठीक है, 1990 नहीं सॉरी 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ। मेरा जो होम टाउन पड़ता है दैट इज़ इन हरियाणा, ठीक है। हरियाणा से जब मैं अपने नानी जी के यहाँ पे जाता था, वो पड़ता है मेरा, मतलब क्या बोलेंगे अपन, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे। तो यू वोंट बिलीव देयर वाज ओनली अ सिंगल लेन। अगर आप रोड की बात करेंगे ना, तो बस ऐसा एक रोड हुआ करता था जहां से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी लेके जा सकते हैं। अगर गलती से सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको अपनी गाड़ी जो है वो साइड में उतारनी ही पड़ेगी, और उसके बाद में जो सामने वाला बंदा है वो जाएगा, और फिर उसके बाद में आप वहां से जाएंगे, राइट। अब ये सोचिए कि अगर आपने कहा कि रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट करना है, रूरल एरिया में आपको फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो क्या वहां पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो इतने ईज के साथ में हो पाएगा क्या? आंसर इज नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर क्यों नहीं? अरे भाई साहब कैसे होगा? अगर ऐसी प्रॉब्लम्स अगर फेस करते जाएंगे तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, लेकिन ईज के साथ में नहीं हो पाएगा। जहां ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको 2 या 3 दिन का टाइम लगना चाहिए, वहां पे आपको 10 दिन का टाइम लग रहा है। अब सोचिए कि अगर ऐसी ही किसी जगह पे जहां पे तकरीबन 60 to 70 किलोमीटर का रोड आपका है, जो कि सिंगल वे का रोड है और वो भी टूटा फूटा, ठीक है, और वहां पे अगर जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिसपे कि अपना प्लांट मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं वो लेके जाते हैं, जहां पे तकरीबन लगा लीजिए कि 200 टायर रहते हैं एक ट्रक को, शायद आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा हो, ठीक है। वो ट्रक को अगर आप वहां से लेके जाने की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि जहां 3 या 4 दिन की बात आप कर रहे हो, कम से कम 10 या 12 या 15 दिन जो है वो लग सकते हैं ऐसे रोड के ऊपर। लेकिन वहीं पे अगर आप रोड की बात करें, मुंबई पुणे हाईवे एक्सप्रेस, अगर आपने कभी इंटरनेट पे देखा हो तो नहीं देखा तो एक बार देखिएगा आप जरूर, ठीक है। या फिर अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, जो कि आगरा से लेके दिल्ली तक है, तकरीबन आगरा से लेके दिल्ली तक है, ठीक है, उसकी बात आप कर लीजिए, राइट। तो अगर ऐसा आपका रोड रहेगा तो ऐसे केस में क्या मैं सिंपली कह सकता हूं कि आपका जो ट्रक रहेगा वो बहुत ही स्मूथली जाएगा, और जो चीज आगे डेस्टिनेशन पे 3 या 4 दिन में पहुंचनी चाहिए वो शायद 2 दिन में भी पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि रोड वगैरह जो है वो क्या है, अच्छे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। सर हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो 4G का जमाना जो है वो चल रहा है। किसका जमाना चल रहा है? 4G का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट के अंदर काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे 5G जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो चुका है, राइट। हम बहुत लेट हैं, ऑल दो ठीक है, अच्छी बात है कि अपन 4G पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वी आर लेट। तो उसको गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी कि आगे और बढ़ाया जाए, उसको और बेहतर किया जाए, अच्छे वाली क्वालिटी की जो फाइबर ऑप्टिकल वायर्स वगैरह होते हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए। ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है वो आपकी क्या कर रही है, ध्यान दे रही है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सब बोले अगर मैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं, इट हैज़ नॉट केप्ट पेस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट कंटिन्यूज टू बी बिलीगर्ड। मतलब क्या होता है बिलीगर्ड? मतलब काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, बाय पेरेनियल प्रॉब्लम। पेरेनियल मतलब, अच्छा यहाँ पे बिलीगर्ड की बात अगर मैं करूं तो ऑब्स्टिकल ना बोल के अपन क्या बोलेंगे, सराउंडेड बाय, घिरे हुए, सराउंडेड बाय, घिरे हुए, कोई चीज से घिरा होना इज कॉल्ड एज व्हाट, सराउंडेड बाय। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। बाय द पेरेनियल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो कि लंबे टाइम तक चले उसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग। Got the point? Is called as what? Perennial problem. ठीक है साहब। Now to name a few, these challenges revolve around the poor project management practices. प्रॉब्लम कौन सी है? पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब ठीक है, नया प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू किया जा रहा है लेकिन उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता।
डिसाइड किया गया कि नए रोड बनाए जाएंगे, नए डैम बनाए जाएंगे या फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको डेवलप किया जाएगा, लेकिन उसमें जो क्वालिटी के गुड्स यूज होने चाहिए वो नहीं होते, जिसकी वजह से एक बार बनने के बाद में कुछ टाइम तक वो सही तरीके से चलता है, लेकिन उसके बाद में पूरी बैंड बच जाती है। राइट, ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको हाथ में लेना होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, उसके लिए सबसे पहले क्या लगेगा? पैसा लगेगा। कहाँ है पैसा साहब? फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड देन रेगुलेशंस वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पे कंप्लाई करने पड़ेंगे, चीज़ों को प्रॉपर्ली आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसका भी एक दिक्कत जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है। नाउ द राइजिंग डिमांड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रैपिड ग्रोथ इन द अर्बनाइजेशन, बल्जिंग ऑफ द मिडिल क्लास। बल्जिंग का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ फूलना। ठीक है, मतलब मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग। एंड एन इंक्रीजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब जो यूथ वाली पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। वुड इंजेंडर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है भाई साहब कि हमारी कंट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यंग एज वाले जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में यंग एज वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, नए लोग जो है वो बहुत पैदा हो रहे हैं। राइट, पहले जो बर्थ रेट हुआ करता था वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन अब और ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारी कंट्री में जो यंग जनरेशन है वो अच्छी आ रही है। यहाँ पे उनको क्या चाहिए? उनको काम चाहिए। अब उनको अगर काम देना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ना कर देंगे, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल तक तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? सर बोले इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है वो जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी जो है उसका भी डेवलपमेंट क्या होगा? फास्ट यहाँ पे होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट। सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द की इंपेरेटिव फॉर टर्निंग द मेक इन इंडिया विजन इनटू रियलिटी। मतलब अगर ये चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया वाला स्टेप लिया है उसको सही में उसी हिसाब से चलाया जाए जिस हिसाब से आपने पूरा गुणगान किए थे। ठीक है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा करना होगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज को बनाया, 4-5 साल के बाद में वो वापस से खराब हो गया, फिर से उसको बनाना पड़ रहा है। ये काम होने नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है साहब। नाउ अचीविंग अ मैन्युफैक्चरिंग लेड ट्रांसफॉर्मेशन वुड नेसेसिटेट एड्रेसिंग द बॉटलनेक अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, वर्ड क्या है? बॉटलनेक। सर बॉटलनेक का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं अगर उनको सॉल्व करने की बात की जाए तो क्या करना होगा? हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। हमें यहाँ पे क्या करना होगा? ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग लेड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव in this direction and reward are being witnessed to start up with public spending on the infrastructure such as road, railway, irrigation and urban infrastructure has received a significant flip का मतलब क्या है? उसका हिस्सा जो है वो ज्यादा हो गया। यानी कि पहले अगर 23% ऑफ द जीडीपी ये चीज़ों के लिए एलोकेट किया जाता था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो उसी को बढ़ा के 40% कर दिया गया होगा। यानी कि अच्छा खासा अमाउंट जो है वो वहाँ पे क्या किया जाता है? अभी इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है साहब। नाउ मेनी बॉटलनेक फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैव बीन ईज्ड, उनको आसान कर दिया गया। ईज का मतलब क्या होता है? आसान करना। पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ द प्रोसीजरली कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल रूल्स। Now, the execution of the planned infrastructure is a timely and high quality manner would provide the necessary boost to the manufacturing sector and help India realize her true potential in the manufacturing. सीधी सीधी बात है भाई साहब कि अगर आप चाहते हो कि हमारी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो अच्छे लेवल पे हो, तो ऐसे केस में जो प्लांट मशीनरी वगैरह है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको बेस्ट क्वालिटी का बनाना पड़ेगा, ताकि हम जो डेवलप्ड वाली कंट्रीज हैं उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर पाएं? मैच कर पाएं। गॉट इट? ठीक है साहब। नाउ सिग्निफिकेंट पिकअप इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द कमिंग ईयर्स गिवन द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स।
मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमको ये देखने मिले कि अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो होगा। और सर देखने मिल भी रहा है, अगर आपने कभी किसी लॉन्ग ड्राइव पे गए होंगे हाईवे वगैरह पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि सर एज कंपेयर टू अर्लियर, अभी की बात अगर आप करोगे तो रोड जो है वो बहुत ही बेहतर यहाँ पे बनाए हुए हैं। सेम थिंग अगर आप इंटरनेट की भी बात करते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो यस सर देयर हैव बीन इंप्रूवमेंट। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अगर पॉसिबल होगा आपके लिए, मतलब आप अभी फिलहाल CSWT कर रहे हैं, ठीक है, तो शायद आपकी जो एज है वो 12th के बाद का जैसे 17-18 साल या 19 साल के हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले के बारे में सोचेंगे, तकरीबन 5-6 साल पहले के बारे में, तो उस टाइम पे आपको फेसबुक का एक पेज ओपन करने के लिए 1 से 2 मिनट रुकना पड़ता, तब जाके पेज जो क्या होता था, ओपन होता था, और तब जाके आप किसी से मतलब कोई कम्युनिकेशन कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे सर, आज के टाइम पे इतना फास्ट इंटरनेट हो चुका है कि पूरी की पूरी मूवी जो है बिना किसी बफरिंग के आप Amazon प्राइम पे या फिर नेटफ्लिक्स पे, मतलब जो भी आपके वेब सीरीज वाले चैनल वगैरह होंगे वहां पे आप आराम से देख सकते हो। सर ये स्पीड जो अभी फिलहाल प्रॉपर तरीके से आ रही है, ये किसकी वजह से हुआ? सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? इंफ्रा। सर कोई एक जमाना हुआ करता था जब टेलीफोन की लाइन के लिए लंबे लंबे खंभे हुआ करते थे और ऊपर से वायर जाया करते थे। सर वो जमाना खत्म हो गया बोले। अभी जो कुछ भी सब कुछ क्या है, अंडरग्राउंड है। सर अंडरग्राउंड होने से क्या फायदा होगा? सर मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। सबसे पहली बात, फास्ट वहां पे सर्विस जो है वो आपकी रहेगी, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो आपका ट्रांसमिशन वगैरह जो होता है वो प्रॉपर रहेगा, उसमें दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। मतलब कहने का पॉइंट मेरा ये है कि सर अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय द गवर्नमेंट, कोशिश यहाँ पे कहीं ना कहीं जारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचा दिया जाए, ताकि जिन लोगों को आप स्टार्टअप करने की बात कर रहे हैं, स्टैंड अप करने की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया करने की बात कर रहे हैं, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाए। अदरवाइज आपने इंडिया के बाहर वाले लोगों को कहा कि आप हमारी कंट्री में आके क्या करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी जो है वो डालो, या फिर आपका प्लांट जो है वो यहां पे डालो। सामने वाले जो लोग हैं वो कहेंगे कि सर एक सेकेंड, नहीं हमें आपकी कंट्री में नहीं आना। बोले क्यों नहीं आना? अच्छा ये चीज हुआ भी था अभी जब ये कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे तकरीबन 61 ऐसी कंपनीज थी जो कि चाइना के अंदर अपना प्लांट डाल के बैठी। कितनी कंपनीज? 61 कंपनीज ऐसी थी जो कि चाइना के अंदर अपने ऑफिसेस, अपने प्लांट, अपना क्या बोलेंगे उस चीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो उन्होंने वहां पे डाला हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये सभी लोगों का मानना है, सभी लोगों का ऐसा अनुमान है कि जो कोरोना हुआ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। जो भी उसका कारण रहा होगा, जानबूझ के किया या फिर उन्होंने चमगादड़ खाए या जैसा भी है, बट अल्टीमेटली कहां से आया ये? बोले चाइना से आया। तो अब ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो ये 61 कंपनीज ने डिसाइड किया कि हमको चाइना में काम करना ही नहीं है, हमको चाइना से बाहर निकलना, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि हम क्या कर सकते थे, हम उनको अट्रैक्ट कर सकते थे कि आप किसी दूसरी कंट्री में अपना प्लांट वगैरह नहीं डाल के क्या करो, हमारी ही कंट्री में आ जाओ, इंडिया में आ जाओ। अगर आप बाकायदा स्कीम वगैरह भी निकाली कि अगर आप इंडिया में आते हैं तो अगले 5 साल हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सब चीजें बताई। लेकिन उसके बावजूद इन 61 कंपनीज में से अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो मैक्सिमम 5 या 6 कंपनीज ही ऐसी थी जो कि इंडिया में आके काम करने लगे, बाकी चलेगा। उसमें से मेजर कारण ये था कि अगर मैं 61 कंपनीज की बात करूं तो इनमें से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कहां की थी? वो यूएसए की थी। बहुत सारी कंपनीज यूएसए की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भी यूएसए वाली कंपनी यूएसए को छोड़ के कहीं पे भी जाती है तो उनको फिर हमारी कंट्री से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा बोल दिया। तो ऐसे केस में मैक्सिमम कंपनीज को कहां जाना पड़ा? वापस अपने देश जाना पड़ा, राइट। लेकिन फिर उसके बाद में पॉइंट ये भी आता है कि अगर आप बात करते हैं किसके बारे में? इंडिया के बारे में। तो ये कंपनीज ने इंडिया में आने का अगर थॉट दिया भी होगा तो उन्होंने कहा कि सर आपके यहाँ पे ना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना कि होना चाहिए। अगर हम आपके यहाँ पे आके काम करते हैं एज कंपेयर टू हम किसी और कंट्री में जाके काम करते हैं तो वहां डेवलपमेंट हमारा जल्दी होगा। जो इनकम हम आपकी कंट्री के अंदर 2 साल में कमाएंगे उससे ज्यादा इनकम हम किसी और कंट्री में 1 साल में कमा सकते हैं।
ऐसा उनका एस्टिमेशन वहां पे है। तो अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 5 या 6 कंपनी जो है वही इंडिया में आई, बाकी पूरी की पूरी क्या करी, दूसरे कंट्रीज में चली गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये इनिशिएटिव लेना होगा और ले भी रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो करी जाए। ठीक है, ठीक है सर। नाउ द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इज टू इंक्रीज investment in the infrastructure through a combination of public investment and public private partnership PPP। ठीक है, दोनों काम करने का डिसाइड हुआ। indicates as increased thrust on the sector, the government has also emphasized the need for stepping up the scale and scope of the private investment in the infrastructure by allowing 100% FDI in some areas of the railway infrastructure। मतलब पहले जब आप इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो लगभग सारी की सारी चीजें जो है वो क्या थी, ब्लॉक थी। किसके पास में थी, बोले सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट वाली कंपनीज हैं या गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वही रेलवे में काम कर सकता है या रेलवे के किसी भी प्रोजेक्ट को लेके काम कर सकता है। लेकिन अगर रिसेंट की बात करोगे तो इवन रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए, एग्जाम्पल आप बुलेट ट्रेन की बात कर लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या कर दिया गया, बोले 100% एफडीआई जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर 100% एफडीआई जो है वो यहां पे अलाउ कर दिया गया। एंड बाय ईजिंग ऑफ द एफडीआई रूल इन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी यहां पे कर दिया। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द स्मार्ट सिटी इज लाइकली टू ब्रिज द गैप इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा डेवलपमेंट है जो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो पेस से चल रहा था वो और अच्छा आगे बढ़ सकता है। ठीक है सर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, गिवन द renewed emphasis on the infrastructure sector by boosting the infrastructure financing coupled with the initiative to enhance the physical infrastructure such as road, railway, urban infrastructure etc., the investment into this physical infrastructure is expected to increase sharply। मतलब अब ऐसा माना जा रहा है चूंकि FDI भी अलाउ कर दिया गया है, बाकी चीजें भी अलाउ कर दी गई है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, शार्पली बढ़ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू D&B's estimate, physical infrastructure investment is expected to surge to 10.4% of the GDP by the financial year 25। ऐसा माना जा रहा है कि अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं, 2025 तक की अगर मैं बात करूं तो 10.4 हो जाएगा as compared to 7.5% of the GDP as compared to financial year 50। ठीक है, यानी कि 10 साल की अगर यहां पे बात की जाए तो। ठीक है साहब। Resolution of the policy bottlenecks such as land acquisition and improvement in the demand condition would also stoke private infrastructure investment। मतलब जो लोगों की जमीनें वगैरह हैं, ठीक है, उनका क्या किया जाता है सर, उनका बोले कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया जाता है। क्या करते हैं उसका, कंपल्सरी एक्विजिशन। क्या करने के लिए सर, बोले हाईवे कंस्ट्रक्शन करना है या फिर आपकी सिटी में एयरपोर्ट जो है वो बनाना है, तो ऐसे केस में जो फार्मर्स वगैरह के खेत वगैरह हैं उनको एक्वायर कर लिया जाता है। उनको एक्वायर करके डेवलपमेंट का काम जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों की वजह से ऐसा अनुमान यहाँ पे है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा और हमारी जो कंट्री है उसमें भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद हो सकता है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रहता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। अब बढ़ते हैं अगर बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज व्हाट, द नीड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। सर इसकी बात अगर मैं करूं तो शायद मैं स्टार्टिंग में भी कर चुका हूं। क्या सर, हमने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर तकरीबन 140 करोड़ की जनता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे कंट्री के अंदर कुल मिला के 140 करोड़ की जनता है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर ये 140 करोड़ की जनता की बात मैं करूं, क्या इन सभी को हमारी इकोनॉमी में काम मिल पाएगा? क्या इनको वर्क मिल पाएगा क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर? आपका जवाब आएगा नहीं सर। सर क्यों? रीजन ये कि अगर आप यहां पे बात करते हैं अबाउट द कंपनीज, ठीक है, अगर आप यहां पे बात करते हैं अबाउट द, सिंपल तरीके से अगर मैं नाम लूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनकी मैं बात करूं तो सर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी बनाते हैं, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाते हैं। गिने चुने नाम है सर हमारी जुबान के ऊपर अगर नॉर्मली देखेंगे तो। हालांकि कंपनीज बहुत सारी हैं, तकरीबन 9 से 10 लाख के आसपास कंपनीज हैं इन टोटल अगर बात करेंगे तो। ठीक है, लेकिन क्या ये 9 से 10 लाख कंपनीज जो हैं ये उतने ही बड़े लेवल पे काम करती है
कि हर एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट वहां पे दे पाए? आंसर इज नो। तो ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, जब तक के एक इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा तब तक के ना ही तो आपका लेबर काम आएगा, ठीक है, ना ही आपका लैंड काम आएगा और ना ही आपका कैपिटल काम आएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात। सबसे पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो वो एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि सारे बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, एक जगह पे लेके आता है और उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट करता है। कैसे करेगा? अरे सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर ये चीजों का यहाँ पे यूज किया जाएगा तो इनका यूज करने की वजह से आपका फिनिश गुड्स जो है वो बनेगा, राइट? अगर ये फिनिश गुड्स बनेगा यहाँ पे तो ऐसे केस में माना जाएगा कि आपकी कंट्री में जीडीपी जो है वो क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। और अगर आपकी कंट्री में जीडीपी जनरेट होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसे केस में हमारी कंट्री में वेल्थ जो है उसका क्रिएशन भी होगा? ये सर नो? बोले हाँ सर। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हमारी कंट्री में लोग एंटरप्रेन्योर बनने पे ध्यान नहीं देते, अगर हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार ठीक है अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, फिर या तो इंडिया में या तो इंडिया के बाहर कहीं पे जाके जॉब कर लेंगे, बोले या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर जाके क्या कर लेंगे, जॉब कर लेंगे। अगर जॉब करने वाली ही प्रवृत्ति रहेगी तो ऐसे केस में आप अपना जो है आराम से सोच ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमी के 140 करोड़ लोगों की बात करूं तो क्या ये 140 करोड़ लोगों को जॉब मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। और जब तक ये उनको जॉब नहीं मिलेगी तब तक क्या हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होगा, राइट? इसीलिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री की बात आप कीजिए, अगर कंट्री के अंदर जो सोच होती है वो एंटरप्रेन्योर वाली सोच रहेगी तो ऐसे केस में एक बेनिफिट मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो यहां पे बात कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सर वो भी तभी हो पाएगा जब एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल जो है वो हमारी कंट्री में क्या होगी, डेवलप होगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सर बोले अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं, दे आर कंसिडर्ड एज चेंज एजेंट्स। क्यों ऐसा? अरे भाई साहब ये लोग होंगे तभी तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में चेंज किया जाएगा। अगर ये लोग होंगे तभी तो आपकी जो अंडर डेवलप्ड वाली इकोनॉमी है उसको डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज चेंज एजेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ द प्रीमियम मोबाइल रोल, मोबाइल का मतलब वो मोबाइल की बात नहीं कर रहे, प्रीमियम मोबाइल रोल that entrepreneur play in the promoting industrial and economic development of an economy is well educed. Educed का मतलब क्या होता है? well noticed across the country। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ये स्टेट से ये स्टेट पे जाए, मोबाइल होने का मतलब क्या होता है बेटा? मूवमेंट होना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना इज कॉल्ड एज व्हाट? मोबाइल, ठीक है। सिर्फ मोबाइल फोन को मोबाइल नहीं बोलते। तो क्या बोला हमने? सब बोले अगर आप चाहते हो कि ये स्टेज से आप ये स्टेज पे जाएं, मतलब आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है साहब। नाउ इन अ सेंस एंटरप्रेन्योर्स आर द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग सर जो बाइक में होता है, आपकी बाइक जो है वो रोड के ऊपर 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और सुपर बाइक्स की बात अगर आप करोगे तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर सकती है? दौड़ सकती है। लेकिन एक सेकेंड, अगर आपकी बाइक में स्पार्क प्लग नहीं होता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, तो क्या आपकी गाड़ी हिल भी पाएगी क्या? हाँ, अगर आप धक्का दे रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज हिल भी पाएगी क्या? आंसर इज नो, राइट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, मान लीजिए इकोनॉमी जो है वो आपकी बाइक है, हमारे कंट्री की बाइक क्या है? हमारी इकोनॉमी। अब उस इकोनॉमी को अगर स्पार्क प्लग चाहिए, मतलब क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर चाहिए। गॉट इट? ठीक है साहब। हु ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक सीन ऑफ एन इकोनॉमी? द डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एज कंपेयर टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है सर। जैसे हमारी कंट्री की बात अगर मैं करूं तो हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर आती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बोल सकते कि हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योर वाले जो फीचर्स हैं वो है कहीं ना कहीं, ठीक है। ठीक है साहब। देयर इज अ नीड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया मे बी कैप्चर्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स।
ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योर रहा तो क्या बेनिफिट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा बाय मोबिलाइजिंग द आइडल सेविंग ऑफ द पीपल। बहुत सिंपल सी बात, क्या सर मेरे पास में घर पे पैसा रखा हुआ है, बहुत ज्यादा तो नहीं, गरीब आदमी हूं मैं, 1-1.5 लाख रुपए पड़ा है मेरे घर पे, ठीक है, लेकिन वो घर पे पड़ा पैसा, मैंने सोचा कि क्या करूं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, और ना ही मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आया जिसने मेरे को बताया कि सर मेरे पास में ये आइडिया है, अगर आप ये पैसा मुझे देते हो तो मैं इस आइडिया से और पैसा कमा के ला के दूं। एग्जाम्पल देता हूं आपको यहां पे कि मेरे पास में कुल मिला के 1 लाख रुपए जो हैं वो पड़े हैं, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अपने पास में सेव कर लिया, या तो मेरे घर पे पड़ा होगा और या फिर मेरे बैंक में पड़ा होगा, ठीक है। अब ये बैंक में पड़ा है जहां पे मुझे मैक्सिमम जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना है, 4% मैक्सिमम, यानी कि साल भर का 1 लाख पे कितने रुपए मिलेगा मुझे, 4000 रुपए मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरा ना एक फ्रेंड है कह सकते हैं, तो वो बंदे ने क्या किया, वो बंदे ने कहा कि मुझे ना चाय पत्ती का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बोले सर चाय पत्ती का बहुत अच्छा नॉलेज है, और मैं बोले यहां मार्केट में जितनी भी चाय पत्ती आती है उनसे भी बेस्ट चाय पत्ती बना के और कितने रुपए में, 400 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में बेच सकता हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि वो चाय पत्ती को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाय पत्ती खरीद के लानी पड़ेगी, राइट। बोले मेरे पास में पैसा है नहीं, लेकिन अब अगर बोले आप यहां पे मुझे 1 लाख रुपए देते हो तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि मुझे जो खर्चा लगेगा वो 200 रुपए पर केजी के हिसाब से लगेगा, लेकिन जो मैं सेल करूंगा वो 400 रुपए पर केजी के हिसाब से करूंगा, यानी कि अगर टोटल यहां प्रॉफिट की बात की जाए तो 200 रुपए पर केजी के हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा, बोले अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। वो कहता है दिमाग मेरा रहेगा, पैसा आपका रहेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, बिल्कुल यूज करो, मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। बोले सर जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। कितने रुपए दोगे, 50,000 रुपीज, क्या बात कर रहे हो, 50,000 रुपए दोगे। बोले हाँ सर मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, राइट। मतलब कहां साल भर में 4,000 रुपए और कहां साल भर में कितना, 50,000 रुपीज। सोचने की बात है। उसने क्या बोला, उसने कहा 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, आगे जाके प्रॉफिट जो आएगा कितने का होगा टोटल मिला के, मतलब सेल कितने का होगा, 2 लाख का होगा, यानी कि डिफरेंस कितने का हो गया, 1 लाख का, और इस 1 लाख में से 50,000 आपके और 50,000 मेरे, राइट। वो बंदा मेहनत कर रहा है, एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग जो है वो उसका रहेगा वहां पे, और मेरा क्या रहेगा वहां पे, पैसा रहेगा। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है, दैट देयर विल बी कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों कैपिटल फॉर्मेशन, सर जो चीज 1 लाख रुपए की थी, मतलब 1 लाख रुपया जो है उसको कितना बना दिया, सर उसको 2 लाख रुपए बना दिया। व्हाट इज दिस, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। क्या हुआ, सर बोले जो सेविंग मेरे पास में था उस सेविंग को किसी एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्ट किया और उसको आगे बढ़ाया। हालांकि अगर आपको याद होगा तो पहले नहीं सेकंड वाले चैप्टर के अंदर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, उसमें भी जो आपका हाउस होल्ड है उसके पास में पैसा पड़ा हुआ था, सेविंग्स था उसके पास, लेकिन यही वाला सेविंग उसके पास ही पड़ा रहता अगर कोई क्या नहीं करता, तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, तो या प्रोड्यूसर नहीं बनता, या कोई फर्म नहीं आती। एग्री करते हो इस बात को, बोले हाँ सर। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, दे क्रिएट इमीडिएट एंड द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल साहब, एंटरप्रेन्योर आ गया तो लेबर की रिक्वायरमेंट जो है वो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा, और बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जॉब की तरफ भागते हो तो आप सिर्फ एक बंदे को जॉब दे रहे हो, अपने आप को, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचते हो तो आप अपने आप को तो एम्प्लॉय कर ही रहे हो, लेकिन साथ में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 100, 10,000, 20,000, 50,000, शायद इतने लोगों को आप क्या करोगे, एम्प्लॉय करोगे। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग, ह्यूज थिंग, यस और नो, बिल्कुल साहब, ठीक है। बाय एस्टैब्लिशिंग द SSI, दैट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस, thus they reduce the unemployment problem in the country, that is the root cause of all the socio-economic problem. Unemployment is the root cause of all socio-economic problem, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल साहब, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसा नहीं, पैसा नहीं है तो पॉवर्टी है, पॉवर्टी है तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं है तो भूख से मर जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, राइट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में दे प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट,
क्या प्रमोट करेंगे? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। सब मतलब ये कि क्या ऐसा जरूरी है हर बंदा मुंबई में, पुणे में, या फिर आपका दिल्ली में, या फिर आपका कोलकाता में पैदा हो? नहीं साहब, आप भोपाल में पैदा हो सकते हैं, शायद आप भोपाल में रहते होंगे, शायद आप इंदौर में रहते होंगे, शायद आप अकोला में रहते होंगे, शायद आप सातारा में रहते होंगे, ठीक है, शायद आप पटना में रहते होंगे, कहीं पे भी रहते होंगे। और अगर आपका जो दिमाग है वो एंटरप्रेन्योर वाला है, मतलब आप अपना बिजनेस कहां पे स्टैब्लिश करेंगे? सर जहां मैं रहता हूं। मोस्टली आप अपना बिजनेस कहां स्टैब्लिश करेंगे? जहां पे आप रहते हैं। अब जहां पे आप रहते हैं वहां रीजनल इम्बैलेंस है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर कहां पे है? सब बोले बॉम्बे में मिल जाएंगे, पुणे में मिल जाएंगे, उसके अलावा आपका अहमदाबाद में मिल जाएंगे, ये जगहों पे मिलेंगे सर, लेकिन आपको भोपाल में उतने नहीं मिलेंगे, इंदौर में उतने नहीं मिलेंगे। व्हाट द पॉइंट? तो ऐसे केस में अगर आप वहां पे आते हो, आप वहां पे अपना बिजनेस डालते हो, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा जो पूरा का पूरा देश है उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिलेक्टेड जगह पे ही जो क्या बोलेंगे चीजें जो है वो बन रही है, बल्कि पूरे कंट्री में इसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और उससे रीजनल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा यहाँ पे? क्लियर, ठीक है। Establishing a small scale industry into the rural, remote and the less developed regions. They help reduce the concentration of the economic power. Help reduce the concentration of the economic power. Sir, अगर entrepreneur बन रहे हैं, आप बन रहे हो, ठीक है, इससे क्या होगा सर? इससे ना मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये माउस बनाने के लिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड इज व्हाट? लॉजिटेक। माउस बनाने के लिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड इज व्हाट? इंटेल। माउस बनाने के लिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज HP। कंपटीशन है? बोले हाँ सर, इसलिए सस्ता आता है, बहुत महंगा नहीं आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री के अंदर मोबाइल प्रोड्यूस करने के बारे में, तो सर हमारी कंट्री में मोबाइल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं है। एक ही कंपनी का नाम अच्छे से पता है, माइक्रोमैक्स। एक ही कंपनी का नाम अच्छे से पता है, कौन सी? माइक्रोमैक्स, ठीक है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, नहीं कंपटीशन नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो चीज शायद सस्ती मिलनी चाहिए थी वो क्या होती है? महंगी मिलती है। लेकिन वही अगर एंटरप्रेन्योर इंडिया में होगा, एक की जगह 2 होंगे, 2 की जगह 4 होंगे, 4 की जगह 6 होगा, तो कंपटीशन जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा? सब बेनिफिट ये होगा कि मार्केट में जो प्राइस अननेसेसरी चार्ज किया जा रहा है बहुत ज्यादा, वही प्राइस कम चार्ज किया जाएगा, और उसका जो बेनिफिट रहेगा, उसका जो आउटपुट रहेगा वो अपने को मिलेगा, राइट, ठीक है सर। फिर उसके बाद में दे प्रमोट द इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला? इक्विटेबल मतलब जिसका जितना हक बनता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 लोग हैं जिनकी वजह से कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है। 4 लोग ऐसे, ठीक है। कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अभी ध्यान से, ये बंदा एंटरप्रेन्योर बन के यहाँ पे आया, तो सबसे पहले गुड्स को बेचने के बाद में जो पैसा आता है वो इसी बंदे के पास है, और इसी बंदे की जिम्मेदारी रहेगी कि जितना काम लेबर ने किया होगा उसको पैसा दे दो, जितना काम लैंड ने किया होगा उसको पैसा दे दो रेंट के तौर पे, और जितना काम कैपिटल ने किया होगा उसको भी क्या कर दो? पैसा दे दो, ठीक है। तो आपका जो वेल्थ यहाँ पे अर्न किया गया है उसको बोले रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमंग हुम? अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और वो सही तरीके से, इक्वली नहीं बोला बेटा मैंने क्या बोला? इक्विटेबली। सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबली? जिसका जितना अधिकार बनता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? ठीक है साहब। वेल्थ और इनकम एंड इवन पॉलिटिकल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहेगी। फिर उसके बाद में दे एनकरेज इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मतलब क्या है भाई साहब? वापस से सेम, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। उसको सही जगह पे लगाना, उसको सही जगह पे मोबिलाइज करना, ये भी किसके कारण होगा? एंटरप्रेन्योर के कारण होगा, ठीक है। ऑफ द कैपिटल एंड स्किल विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज्ड एंड आइडल। कई बार हमने ऐसा देखा है सर, कोई बंदा है जिसके पास में दिमाग अच्छा खासा है, कोई बंदा है जो मेहनती बहुत है, कोई बंदा है जो स्मार्ट तरीके से काम करता है, लेकिन काम नहीं है, काम है ही नहीं, बोले क्या करेगा? एग्जाम्पल शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में देयर वाज अ पर्सन जो कि चाय बनाता था। क्या बनाता है? चाय बनाता था, लेकिन उस बंदे की किसी एक लड़की ने फोटो ली और फोटो लेके इंटरनेट पे डाल दी।
जब वो इंटरनेट पे फोटो डाली तो कौन सी इंडस्ट्री, मॉडलिंग वाली इंडस्ट्री, उनके पास तक वो फोटो पहुंची और इस बंदे को जो चाय का काम कर रहा है और दिन के शायद 1000 रुपए कमा रहा था, महीने के कितने, 30,000 रुपए, उसी बंदे को मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल गया। आज के दिन वो बंदा एक दिन के 1 लाख रुपए कमाता है, 30 दिन के कितने हो गए, 30 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ उस एक बंदे की बात नहीं कर रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि उस एक बंदे की वजह से आपकी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी वो भी वहां पे क्या हो रही है भाई साहब, डेवलप हो रही है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई मॉडलिंग वाली एजेंसी नहीं होती, अगर कोई मॉडलिंग वाला एंटरप्राइज नहीं होता, तो क्या उस बंदे को जिसके पास में वो टैलेंट है, जिसके पास में वो शक्ल है, मॉडलिंग में टैलेंट उतना ज्यादा नहीं लगता जितनी की शक्ल लगती, ठीक है, जितनी उसके पास में अच्छी शक्ल है, क्या उसका वहां पे यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाता, क्या आंसर इज नो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, दे बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इंड्यूस बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड लिंकेज which stimulate the process of economic development into the country। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, हमारी कंट्री में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको बनाने के लिए जो क्या बोलेंगे साइड प्रोडक्ट लगते हैं, ठीक है, साइड प्रोडक्ट जो लगते हैं, इन प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर चीजों को इंपोर्ट करेंगे यानी कि दूर से उसको मंगा रहे हैं, अगर दूर से मंगा रहे हैं तो उसके लिए खर्चा जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यस और नो, खर्चा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ऐसे केस में अगर ये जो साइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज हैं ये हमारी ही कंट्री में एस्टेब्लिश हो जाएं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारी कोई भी चीज को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कार को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए जो ग्लास लगेगा बोले इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में बनाया गया, उसके लिए जो टायर लगेगा सब बोले इंडिया में बनाया गया, उसके लिए जो गियर बॉक्स लगेगा सर इंडिया में बनाया गया, उसके लिए जो आपका क्लच प्लेट लगेगा इंडिया में बनाया गया। तो इससे सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसको जो चीजें मिलेंगी वो सस्ते दामों पे किफायती और क्वालिटी वाली मिल जाएगी, जैसी क्वालिटी आपको चाहिए वैसी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब ये कार मार्केट में जाएगी, मार्केट में किसके पास जाएगी साहब, ये जाएगी डीलर के पास, और डीलर ये कार को कहां पहुंचाएगा सर, ये पहुंचाएगा कस्टमर के पास, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे आप नाम दे सकते हैं काइंड ऑफ क्या, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, जो यहां पे बात बोली गई बैकवर्ड, राइट। जब किसी और का फिनिश गुड्स, जब किसी और का फिनिश गुड्स आपके लिए क्या बन जाता है, रॉ मटेरियल, तो उसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। ऑन द अदर हैंड अगर किसी का रॉ मटेरियल जो है वो किसी और के लिए फिनिश गुड्स बनता है, मतलब आपका रॉ मटेरियल किसी और के लिए फिनिश गुड्स बनता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फॉरवर्ड लिंकेज करना या फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना। सही, ये होगा, इसका क्या होगा, फिर इसका बेनिफिट होगा सर, इसका बेनिफिट मिलेगा। कार वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा सर, ये जो ग्लास वगैरह है, टायर वगैरह है, गियर बॉक्स है, ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं बनाना पड़ेगा, स्पेशलाइज कंपनी बोले उसकी एक हमारी कंट्री में ही है, ठीक है। दूसरी बात ये, जो ये वाली कंपनी आपकी रहेगी वो कंपनी इसको क्या मिल जाएगा, अच्छा खासा काम जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट यहाँ पे। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। और फिर उसके बाद में अगला पॉइंट क्या आता है, लास्ट बट नो मीन्स द लीस्ट, लास्ट यहाँ पे बेनिफिट क्या, दे ऑल्सो प्रमोट कंट्रीज एक्सपोर्ट बिजनेस। अरे भाई बिल्कुल भाई साहब, अगर हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योर है मतलब हमारी कंट्री में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, अगर हमारी कंट्री में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो हमारी कंट्री की जो डिमांड रहेगी उस डिमांड को पूरा करने के बाद में वो गुड्स को क्या किया जाए भाई साहब, एक्सपोर्ट किया जाए। जब हमारी कंट्री में गुड्स का प्रोडक्शन होगा तभी तो एक्सपोर्ट करोगे ना, जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि एंटरप्रेन्योर नहीं था तो एक्सपोर्ट कहां से करोगे, एक्सपोर्ट कहां से करोगे, वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। गॉट इट। तो ध्यान से, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ेगा अगर एंटरप्रेन्योर हमारी कंट्री में बढ़ते हैं तो। दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है इंपोर्ट के कंपैरिजन में तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा वो अच्छा खासा होगा, विच इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ। नाम क्या है, बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब वापस से क्या, सब प्रॉब्लम्स,
सर ये समझ में नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम बोल देते सीधा, बॉटल नेक क्यों बोला? बॉटल नेक इसलिए बोला क्योंकि जब आप बॉटल को उल्टा करते हो, ठीक है, तो उसकी जो नेक रहती है वो पतली रहती है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर का कंटेंट है, बॉटल के अंदर का जो कंटेंट है, उसको बाहर आने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, उतना बाहर नहीं आ पाता जितना कि वो उसके अंदर है, राइट? वाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? सब बॉटल की जो नेक है ना, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो इसीलिए प्रॉब्लम्स को क्या नाम दिया गया है? बॉटल नेक, ठीक है। इन द एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ, मतलब भाई साहब आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्यों? सर क्योंकि वो ना थोड़ा फंसा हुआ है, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है सर? क्या बॉटलनेक है? सबसे पहली बात, इनसफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर। लोग ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कितने टाइम में क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, उसके बारे में सोचते ही नहीं, टारगेट सेट नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को 2 साल में ये चीज को अचीव करना ही है, उनका सिर्फ ऐसा है बस यार सक्सेसफुल हो जाऊं, अच्छे से चल पड़े, कितना भी टाइम लग जाए, 2 साल की जगह 5 साल की जगह 6 साल या 7 साल 8 साल भी लगेंगे तो भी बोले मुझे चलेगा, राइट? मतलब क्या नहीं है? टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, सर अगर बोले मैं मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं, दे थिंक ऑन इनफाइनाइट टाइम स्केल, मतलब उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भैया इतने साल ही काम करना है, अगर इतने साल में ये चीज़ नहीं हो पाई तो मैं अपना बिजनेस चेंज कर लूंगा, मैं किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचूंगा। नहीं, उनका ये है कि हाँ ठीक है इसमें करते हैं, अगर हो गए तो अच्छी बात है, इसमें थक गए तो दूसरे के बारे में सोचेंगे। मतलब आपने जब टाइम फ्रेम ही नहीं बनाया तो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आपने अपने आप को ऑब्लाइज नहीं किया कि हाँ मुझे ये चीज़ को अचीव करना है और इतने टाइम पीरियड में इसको अचीव करना है। गॉट इट? As though they have plenty of time to achieve their goal, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए है, बोले काफ़ी टाइम पड़ा है, करेंगे आराम से। मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट है ये कहना चाहता है कि हमारी कंट्री में इंसान जो है वो क्या है, थोड़ा सा आलसी है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, अगर आप बात करेंगे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो लैंड मतलब समय, क्या बात करो सर, लैंड इज समय, यस व्हाई नॉट, एनी नेचुरल थिंग, टाइम हमने थोड़ी बनाया, नेचर का बनाया हुआ, ठीक है। एनी नेचुरल थिंग विच इज ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस इज कॉल्ड एज व्हाट, लैंड। तो समय जो है वो भी क्या है, रिसोर्स है। क्या, कौन सा रिसोर्स? लैंड वाला रिसोर्स, ठीक है। टाइम इज द वैल्यूएबल रिसोर्स, येट मोस्ट एंटरप्रेन्योर लीडर डजंट यूज इट इफेक्टिवली। जापान की बात अगर आप करोगे तो 1 मिनट भी अगर आप लेट हो गए तो वहां पे माना जाता है कि आप टाइम को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, अगर मैं जापान की बात करूं तो, ठीक है। लेकिन इंडिया में 8 चल कोई, अब 5 मिनट लेट हुआ ना, अरे चलता ना मेरे भाई, जान देना, क्यों इतना सीरियस लेता है, ठीक है, ऐसा होता है। नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द बिजनेस फ्लो मेट्रिक एंड आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग प्रोसेस, राइट, ठीक है साहब। Now, comparing the performance with the industry standard to find out the problem areas in the major challenge is a major challenge. Areas in नहीं, it should be is a major challenge. Leveraging technology tool, मतलब टेक्नोलॉजी टूल जो होते हैं उनका यूज करना, उनका बेनिफिट जो है उसको लेना, such as automation and machine learning wherever possible is very important in the contemporary times. ठीक है साहब। So McKinsey and company reported that the next era of supply chain management will hinge on autonomous vehicle and a network of the smart program that can optimize the efficiency. Organizational efficiency can be increased by implementing the software solution that break through the bottlenecks and boost the productivity. मतलब सीधी बात है भाई साहब कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका टाइम का प्रॉब्लम जो है वो ना हो, ठीक है, टाइम अपने स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने में, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, एज वेल एज टाइम कि जब आपने वो बिजनेस को बना दिया है तो सर्विस को प्रोवाइड करना है। अगर आप ये चाहते हो कि उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम ना हो तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह जो है उनको यूज़ करना पड़ेगा, ऑटोमेशन को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो काम एक लेबर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड ही है, इंसान जो है वो थक जाता है, रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मशीन थकती नहीं है। तो ऐसे केस में आपको सोचना ये चाहिए कि कैसे आपका जो काम है वो फास्ट यहाँ पे हो सके और टाइम का कम से कम वेस्टेज यहाँ पे हो सके, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एक बार टाइम अगर आपका वेस्ट हो गया तो वो वेस्ट हो चुका है, उसका आप दोबारा यूज नहीं कर पाओ।
लैंड को दोबारा यूज कर सकते हो, कैपिटल को दोबारा यूज कर सकते हो, बट टाइम को सवाल ही पता नहीं। गॉट इट? डन। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ मनी। बिल्कुल साहब, हमारी कंट्री में पैसा सबसे पहली बात तो मिलता ही नहीं अगर आप काम करना चाहें तो। दूसरी बात, इतनी आसानी से नहीं मिलता। सब बैंक से लोन, अरे यार बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यही प्रूव करने में मतलब जान लग जाएगी पूरी की पूरी कि मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं या फिर मेरा जो आइडिया है वो इनोवेटिव आइडिया है, इसी को प्रूव करने में आपकी जान जो है वो निकल जाएगी। लोन मिलना इतना आसान नहीं है, दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सब बोले इनएडिक्वेट फंड्स, लेस फंडिंग एंड द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड बाय दीज फंड्स कैन हिंडर मतलब रुकावट पैदा करना एक्सपांशन, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, एक्सपांशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। व्हेन इट कम्स टू रिजॉल्विंग द बॉटलनेक, मनी मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल साहब, पैसा तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि फास्ट डेवलपमेंट हो, अगर आप चाहते हो कि टाइम से काम हो जाए। अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है साहब। नाउ इट हेल्प्स इन परचेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड हायर कंसल्टेंट हु रिड्यूस द ऑब्स्टिकल टू द ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। पैसा है तो सब कुछ है। सॉफ्टवेयर की बात करो, आउटपुट की बात करो, रॉ मटेरियल की बात करो, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा अगर पैसा रहा तो। लेकिन पैसा नहीं भी रहा तो टाइम तो वेस्ट तो नहीं है भाई साहब, राइट? ठीक है साहब। नाउ एज अ कंपनी एक्सपांड, जैसे जैसे आपकी कंपनी जो है वो एक्सपांड होती है, देयर इज अ नीड टू स्केल अप द टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन द सेल इनेबलमेंट एंड डायरेक्ट रिसोर्सेज टू अ नंबर ऑफ द अदर क्रिटिकल एरियाज। मनी इज नीडेड टू अचीव ऑल ऑफ दैट। Fortunately, there are a number of capital source out there. In addition to the venture capital funding, venture capital funding क्या होता है सब? जब आप किसी एक इंडिविजुअल के पास में जाते हैं, उसको बताते हैं कि मेरे पास में एक वेंचर है, नया आइडिया है, उसमें अगर आप पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, स्टार्टअप के टाइम पे जो मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके अलावा वन कैन अप्लाई फॉर अ लोन बैक्ड बाय द स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिडबी वगैरह जो है, ठीक है, उससे लोन ले सकते हो। लोन रिपेड इन लेस देन 7 ईयर टिपिकली इनकर्स अ लेस देन 10% इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर आपने अपना जो लोन है उसका जो टाइम पीरियड है 7 साल का ही रखा, तो उसमें जो इंटरेस्ट भी आपको लग रहा होगा ना, वो 10% से ज्यादा का आपको लगेगा नहीं इन टोटल अगर बात की जाए। ठीक है। एंड दीज लोन्स कैन बी यूज्ड टू परचेज द न्यू टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग योर टीम विद द सप्लाई चेन एक्सपर्ट। मतलब एंटरप्रेन्योर का काम बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट हो जाएगा अगर आपके पास में पैसा जो है वो टाइम पर रहा तो। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या आता है? टू मच ऑफ द नॉइज। सर ये तो मतलब थोड़ा सा अजीब वाला पॉइंट, बट सच भी। क्या सर कभी भी कोई बंदा अगर बिजनेस करने के बारे में सोचता है ना, तो क्या करता है आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जाके देखता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बाकी जगह, ठीक है, और वहां पे कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। एक्चुअल में कोई चीज है कि नहीं है डजंट मैटर, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। अब मैं फेसबुक पे गया, जाके वहां पे देखा कोई भी चीज के बारे में, तो वहां पे लोग क्या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वहां पे लोग क्या दिखावा कर रहे हैं, बोले मेरे पास में ये, मेरे पास में वो, मेरे पास में फलाना है, ढिमका है। लेकिन रियलिटी में जाके अगर आप देखोगे तो शायद वैसा ही नहीं। तो ऐसे केस में जो नया बंदा एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रहा था, अपने बिजनेस को लॉन्च करने के बारे में सोच रहा था, वो जैसे ही ये सारी चीजों को देखेगा तो कहेगा यार इतना कंपटीशन है, क्या मैं इसमें सस्टेन कर पाऊंगा, क्या मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आज की डेट में अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक की बात कर लीजिए, इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, ठीक है, या व्हाट्सएप की बात आप कर लीजिए, या फिर और जितने भी आपके सोशल मीडिया की जगह है, वहां पे एवरीथिंग इज अंडर द पेड प्रमोशन। मतलब जब भी आप काम करना शुरू करते हैं, गलती से अगर आपने फेसबुक वगैरह पे कुछ डाल दिया तो वहां से आपको फोन आता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम फेसबुक, बट अलग अलग जगहों से आपको फोन आता है कि सर आपका बिजनेस है, तो क्यों ना आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उसको अच्छे से क्या करें, मार्केटिंग करें। बोले क्या करना पड़ेगा? सर एक बंदा हमारे यहाँ से आपके लिए स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाएगा, जिसको बोले महीने के आपको 15 से 20 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे। महीने के 15 से 20 हजार रुपए उस बंदे को पे करने पड़ेंगे। बोले अच्छा। और उसके अलावा सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गूगल एडवर्ड्स, या फिर फेसबुक एडवर्टीजमेंट, या फिर इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट। उसमें क्या होगा? सब बोले आपके छोटे छोटे बैनर वगैरह जो है ना, वो लोगों को दिखाई देंगे वर्चुअली। अगर कोई बंदा फेसबुक पे कोई पेज ओपन करता है तो बोले आपको दिखाई देगा वगैरह वगैरह। कितना खर्चा आ जाएगा? सब बोले तकरीबन 50,000 से लेके 60,000 रुपए तक है।
महीने का 50,000 रुपए से 60,000? बोले हाँ। अब ये बंदा सोचेगा कि जहां मैंने काम करना शुरू नहीं किया वहां पे 50-60 हज़ार रुपये लगा के मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचूं, क्या ये फिजिबल है या नहीं है? अब ऐसा बंदा जिसको कि उस चीज़ में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो बंदा बहुत बड़े डायलेमा में रहेगा और उसमें या तो पैसा अपना बर्बाद कर ही देगा और या फिर वो सोचेगा भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा कौन सी कंपनी बता दो, मैं वहीं पे आके मैं ही जॉब कर लेता हूँ, 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी जो है वो तुम ही मेरे को दे देना बोलो, ठीक है? ऐसा वो डिसाइड वहाँ पे कर सकता है। अभी ध्यान से देखिएगा, building and running a startup can become too complex when the entrepreneur is trying to cut through the noise generated through the social media, marketing, app and the vendors. ठीक है? It's enough to make entrepreneur think they need to chase down and the next big thing and clamor for the media limelight. मतलब उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेस जो है उसमें डालने की कोशिश वहाँ पे की जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट द लाइमलाइट डजंट गारंटी द सक्सेस। फेम आपको मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस क्या हो गया, सक्सेस हो गया, ठीक है? मेनी कंपनीज दैट ड्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रेस एंड द वेंचर फंडिंग हैव अल्टीमेटली फेल्ड। ऐसी भी बहुत सारी कंपनी जो है वो हमने देखी हैं जिनके पास में अच्छा खासा पैसा जो है वो भी आया, प्रेस वगैरह जो है मतलब मार्केटिंग जो है मीडिया में न्यूज़ वगैरह जो वो भी बहुत आई, उसके बावजूद क्या हो गई, फेल होगी। क्यों? क्योंकि सर बाकी बहुत सारी चीज़ें ना, आपका टाइम जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ या फिर आपने प्रॉपर्ली काम जो है वो ढंग से नहीं किया, वो भी कारण हो सकता है। द बेटर पाथ इज टू फोकस ऑन द वर्क। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है वो सक्सेस हो तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो काम है उस पर फोकस करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट दैट अटेंशन विल कम। क्या भरोसा करना है? ट्रस्ट दैट अटेंशन विल कम। मतलब ऑब्वियसली बात है भाई साहब, अगर आपके काम की क्वालिटी रही तो लोग जो है वो दूर दूर से आएंगे और आपके काम की सराहना भी करेंगे, आपके काम को परचेज भी करेंगे। शायद आपने सुना होगा हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी सर लोग 500 600 किलोमीटर से हैदराबाद की बिरयानी खाने के लिए जाता है। अगर गलती से कोई आपका रिलेटिव होगा जो हैदराबाद कभी जाता है फ्लाइट से 1000 किलोमीटर दूर, 1200-1500 किलोमीटर दूर, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि हैदराबाद की बिरयानी क्या है, फेमस, तो आप उस बंदे को बोलोगे भाई साहब अगर फ्लाइट से आ रहे हो ना तो प्लीज़ आते आते हैदराबाद की बिरयानी जो है वो ज़रूर लेके आओ। क्यों? क्या मार्केटिंग करी क्या? नहीं सर मार्केटिंग नहीं करी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी, हमने सुना है ऐसा। मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें जो वो फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द वर्क, ठीक है? ओके, पुट आउट अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड बी रिग्रेस अबाउट क्लियरिंग वंस पाथ टू ग्रोथ। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आपको ग्रोथ जो है वो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले ही आपने लाइमलाइट जो है उसको एंजॉय किया हो या ना किया, भले ही आपने एडवर्टीजमेंट किया हो या ना किया हो, अपने आप माउथ पब्लिसिटी जो है वो हो जाएगी, ठीक है? द एक्कोलेट्स विल फॉलो बट द मैटर ओनली इफ वन कैन स्केल एंड थ्राइव सस्टेनेबली। मतलब लॉन्ग टर्म चल पाएंगे क्या, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में चौथे वाला पॉइंट क्या आता है? अ स्मॉल और द नॉन एग्जिस्टेंट नेटवर्क। अब ये वाला पॉइंट जो है ना वो मैं आज आपको भी बोलना चाहता हूँ पर्सनली, मतलब सिर्फ मैं सब्जेक्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको पर्सनल एडवाइस काइंड ऑफ जो है वो यहाँ पे करना चाहता हूँ। क्या सर? बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। आज के टाइम पे अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई भी काम, चाहे आप जॉब करने की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रैक्टिस करने की बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई बिजनेस करने की बात कर लीजिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है वो आगे बढ़े, तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ जो है वो ये होगी कि आपके लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। अगर मैं आज के जनरेशन की बात करूं तो आज के जनरेशन के जो लोग हैं उनका ना ईगो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है। मैं इससे क्यों बात करूं, मैं उससे क्यों बात करूं, अरे बोले वो नया लड़का है मेरे को ना बात करने में शर्म आती है, या वो नई लड़की है उससे ना मेरे को बात करने में शर्म आती है, मैं नहीं बात करूंगा, राइट? अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है और आप अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पाते। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज के डेट में मैं जितना भी मेरा काम मैंने किया है इट वॉज डन इन टू नागपुर। महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर आता है, दैट इज व्हाट, नागपुर, ठीक है। लेकिन मुझे केरला में क्लासेस पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली। नागपुर से कहाँ? केरला। मुझे बैंगलोर में क्लासेस जो है वो करने की अपॉर्चुनिटी मिली।
कहाँ पे? बैंगलोर। मुझे मैसूर में क्लासेस पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई में, अपार्ट फ्रॉम दैट पुणे में, मुंबई के अलावा पुणे में भी मिली। एंड इवन अगर आप बात करते हैं नागपुर के बारे में, तो काफ़ी सारे जो लोकल एकेडमीज वगैरह है वहाँ से भी मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली। सर लेकिन एक सवाल आता है, ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों मिली, किसी और को क्यों नहीं मिली? मतलब आप कहाँ नागपुर में रहते हो और कहाँ आपका केरला, कहाँ आपका बैंगलोर, कहाँ आपका पुणे और कहाँ आपका मुंबई, कहाँ आपका दिल्ली। यहाँ क्लासेस लेने की अपॉर्चुनिटी आपको क्यों मिली, दिल्ली वाले को क्यों नहीं मिली, केरला वाले को क्यों नहीं मिली? कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग, लोगों से जान पहचान होना, लोगों से जान पहचान करना। अगर आप लोगों को ये बताओगे ही नहीं कि आप काम क्या करते हो, तो ऐसे केस में आपके पास काम कैसे आएगा भाई साहब? अरे ये छोड़ दो कि आपने बताया कि काम क्या करते हो, आप ये भी नहीं बताते कि आप हो कौन, आप कर क्या रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, ये भी नहीं बताते। अगर ये भी नहीं बताएंगे तो नेटवर्क नहीं बनेगा भाई साहब। तो शर्म को, अगर आप ये चाहते हो कि सीएस में आपका जो नाम है वो अच्छा खासा बने, अगर आप चाहते हो कि सीएस में आपका करियर जो है वो अच्छा खासा बने, तो आपको एक चीज सबसे पहले करनी पड़ेगी, वो है नेटवर्किंग करना। सर नेटवर्किंग करने का मतलब क्या है? जितने लोग आपको मिलते हैं इस दुनिया के अंदर, चाहे कितना भी अजनबी क्यों ना हो, हर बंदे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। सर इंटरेक्ट करने का मतलब मैंने ये नहीं बोला कि आपको उसको जाके चिपक जाना है, चिपकू बनने की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरेक्ट करने की बात कर रहा हूं। बस उस बंदे से जाके इंटरेक्ट करो, उसको ये पूछो कि भाई साहब हेलो, क्या नाम है आपका, आपका नाम आप बता दो कि मेरा नाम ये है, मैं सो इन सो काम करता हूँ, अगर कभी कुछ काम पड़े तो जरूर मुझे याद कीजिएगा, ये मेरा फोन नंबर है। सिंपल, अंडरस्टूड? अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका नेटवर्क होगा, और पता नहीं, यू नेवर नो आपकी किस्मत के हिसाब से कब कहां से काम निकल के आपके सामने आ जाए। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ध्यान से देखेंगे, बीइंग अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर विद अ नियर नॉन एग्जिस्टेंट इंडस्ट्री, जहां पे आपको कोई जानता नहीं है, जहां पे आपकी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। डेवलपिंग कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टू ओवरकम, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इज क्रूशियल टू अ कंपनीज ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी, आपका जो एंटरप्राइज है उसका क्या हो, ग्रोथ हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो चाहिए। बट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आरंट अ बिल्ड थ्रू वायरल कैंपेन और फ्लैशी मार्केटिंग। मतलब ये जो सोशल मीडिया वगैरह पे होते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। दे डेवलप ओवर ईयर्स थ्रू द रेजिलेंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ अ कम्युनिटी अराउंड द आइडिया। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। जब पहली बार मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था, वीडियो क्लासेस मैंने प्रोवाइड करना शुरू किया था, तो उस टाइम पे अगर एक स्टूडियो का सेटअप करना हो तो एक्सपेंडिचर जो है वो तकरीबन 8 लाख से 10 लाख का लगता है। कितना? फ्रॉम 8 लाख टू 10 लाख। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास में वो पैसा नहीं था। मेरे पास क्या करना पड़ेगा? सर कैमरा लेके आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर लाइट्स लेके आनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सर कंप्यूटर जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वाला एसेट क्या है? कंप्यूटर। एक कंप्यूटर ऐसा जिसके लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। उसके अंदर आपका 8 GB का रैम होना चाहिए, 2 अलग से ग्राफिक कार्ड जो है वो आपके लगेंगे, SMPS हाई क्वालिटी का चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वहां पे बताई गई। मेरे पास तो नहीं था उतना पैसा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ तो भी एकॉस्टिक वर्क करवाना पड़ता है रूम के अंदर, ताकि अंदर की आवाज बाहर ना जाए और बाहर की आवाज जो है रूम के अंदर ना आए, ये सब भी करना पड़ेगा। मेरे पास में उतना पैसा नहीं था, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट जरूर था। एक मेरा दोस्त जिसका कि कौन सा दुकान है, होलसेल का इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, बंदा सीपीयू भी, मतलब सीपीयू तो बनाना पड़ता है, लेकिन उसके पास में मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, यूपीएस भी है और कैमरा भी। मैंने उसको बोला भाई साहब थोड़ा हेल्प कर दो, मेरे को ये प्रोवाइड कर दो, मैं आपको पैसा जो है वो चुकता कर दूंगा। बोले ठीक है चलेगा। ये भी कोई बोलने की बात, दोस्त है, बोले तू अपना भाई है, दे दिए। फिर कोई दूसरा, उसी बंदे का कोई दूसरा बंदा था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम, मतलब लाइट वगैरह जो होती है उसमें काम कर रहा है, तो उससे जाके मैंने बात करी, मैं कहा भाई थोड़ा लाइट वाइट का जुगाड़ अगर करवा दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बोले हाँ करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं। फिर उसके बाद में एक और दोस्त था जिसके पास में एक उसका मतलब खुद का घर वगैरह जो है वो है। मैंने कहा एक रूम अगर तेरे पास में एक्स्ट्रा पड़ा होगा तो क्या मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ? बोले अरे हाँ, मतलब कोई बोलने की बात है, बिल्कुल कर लो, ठीक है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि जहाँ पे स्टार्टिंग में कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए 10 लाख रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए? 10 लाख रुपए। मैंने वही वाला काम तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करके शुरू कर, तकरीबन 1 लाख रुपए। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट्स।
जस्ट बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग, अदरवाइज ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में जब ठीक ठाक इनकम आ गई तो फिर उसके बाद में अलग से प्रॉपर स्टूडियो जो है वो बनाए, जिसमें कि 12 लाख रुपए खर्च करने थे, हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से चीजें जो है उनको करी जा सकती है अगर नेटवर्किंग आपका रहेगा तो। ठीक है, चलिए भाई साहब। नाउ अगर बोले जापान की बात करें, चाइना की बात करें, सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन एंड द सप्लाई चेन। To build a supportive network around one's own business, the type of the reach an entrepreneurship want to have is critical. Is the brand primary or local? मतलब आपका जो ब्रांड है वो लोकल वाला ब्रांड है या फिर आप क्या बोलेंगे नेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो देखना पड़ेगा। देयर आफ्टर अ ब्लूप्रिंट नीड टू बी पुट आउट, रूट्स हैव टू बी मेड थ्रू पार्टनरशिप एंड द स्पॉन्सरशिप विद द इन्फ्लुएंसर्स इन द रीजन। ये सब आपको करना पड़ेगा। एंड इफ द एंटरप्रेन्योर वांट टू हैव ग्लोबल अपील, देयर इज अ नीड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंसेस एंड रीच आउट इंटरनेशनली टू लर्न हाउ टू मूव इनटू अदर मार्केट्स। जो कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो आपको अटेंड करनी चाहिए, रिलेवेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो आपको अटेंड करनी चाहिए और उससे आपको ये समझ में आएगा कि इंटरनेशनली आप अपने बिजनेस को लेके कैसे जा सकते हैं। द एंटरप्रेन्योर मस्ट बिकम रिलेवेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जहां पे है, पूरा ग्लोबल लेवल पे अगर आप अपने मार्केट को लेके जाना चाहते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को वहां पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट, ग्रोइंग टू मच टू सून। ग्रोइंग टू मच टू सून, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है सर। हमारी कंट्री में हर कोई बंदा ये चाहता है कि पहले दूसरे दिन ही अंबानी बन जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है वैसा। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करोगे तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि कई बार आपको ठोकर भी लगे, हो सकता है कई बार आपको आपके बिजनेस में लॉस भी हो, बट उसके बावजूद आपको वापस से उठना पड़ेगा, वापस से फाइट बैक करना पड़ेगा। जहां जो प्रॉब्लम रही थी, जहां जो कमियां रही थी, उन कमियों को आपको हटाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको आगे चलना। राइट, ध्यान से देखिएगा। सो बोले विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग प्रोडक्शन, अगर आपको प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ाना है। द प्रॉब्लम ऑल्सो कंपाउंड एट द सेम रेट। प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहोगे तो प्रॉब्लम्स भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। प्रोडक्शन के लिए पैसा ज्यादा लगेगा, फैसिलिटी जो है वो आपको ज्यादा लगेगी, आपके बिजनेस को आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रोडक्शन करने के लिए एक फैक्ट्री जो उसको और डालना पड़े, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, नाउ फिगरिंग आउट हाउ टू स्केल रिक्वायर फ्रीक्वेंट टेस्टिंग एंड द विलिंगनेस टू पाइवट। The entrepreneur doesn't want to miss out on the strategic opportunities. For example, there's nothing wrong with starting small and growing slowly. It's okay. अगर छोटे से शुरू किया और धीरे धीरे चालू किया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। It's better to take the approach than to over invest in the lackluster strategy. Got the point? One need to pay attention and switch gear when that's need. मतलब ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर कहीं पे ऐसा है कि आपने धीरे धीरे काम करना शुरू किया था बट एक लेवल के बाद में आपको ये पता है कि आप एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको रिस्क यहाँ पे उठाना जरूरी है, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, बराबर है। तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो स्लो ही जाना चाहता हूँ, धीरे धीरे चलता रहेगा। ऐसे केस में जो डेवलपमेंट आपका 5 साल में होना चाहिए था वही अगर 10 साल में हो रहा है तो क्या कोई फायदे वाली बात होगी? आंसर इज नो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जहां आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए वहां स्पीड बढ़ानी चाहिए, वहां स्लो रहने की कोई मतलब नहीं आएगा। और जहां आपको स्लो रहना चाहिए वहां स्लो रहना चाहिए। वहां अचानक से स्पीड, मतलब बिना सोचे समझे आप अगर डिसाइड करने की बात करोगे तो आपका जहां ग्रोथ होना चाहिए था वहां फेल भी हो सकता है। गॉट इट? ठीक है साहब। नाउ व्हेन ग्रुपॉन, a US based startup started and concept of the online couponing in 2008, it was a tremendous hit. क्या था? ट्रिमेंडस हिट। कूपनिंग मतलब जो कूपन वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि भाई साहब आपको यहाँ जाना है तो 20% का सेल है, यहाँ जाओगे तो 20% ऑफ मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा, वो सब चीज़ के लिए, ठीक है। बट ग्रुपॉन फोकस टू मच ऑन द कस्टमर एक्विजिशन एंड नॉट इनफ ऑन द कस्टमर रिटेंशन। मतलब उनका टारगेट क्या था? और कस्टमर आए और कस्टमर आए और कस्टमर आए। उनका ये टारगेट ये कभी था ही नहीं कि जो बंदा मेरे पास में ऑलरेडी आ चुका है उसको मैं कैसे और सेटिस्फाई करूँ, ठीक है। सो व्हेन द कंपनी रश टू स्केल, इट हैडंट डील विद इट्स प्री एग्जिस्टिंग इश्यूज।
उस पर उन्होंने क्या नहीं किया, वर्क नहीं किया। विद इन द मंथ्स ऑफ फाइलिंग इट्स IPO इन 2011 इट्स शेयर प्राइस प्लंग फ्रॉम $20 to $9। और बाप रे, शेयर सीधा क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, नाउ as common as these issues are, startup founders are actually the biggest bottleneck in their own businesses. They believe they have to do everything themselves and they try to change through problems on their way to growth. Hence there is a strong need to create strong internal bond and decentralization system. मतलब ये सारी चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अच्छे तरीके से क्या हो, डेवलप हो जाए। Got it? So here is the end of the chapter. MCQs जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है क्या, अकॉर्डिंग टू अ डैश 300 MN youth will enter the labor force by 2025 as per the Indian Labour Report। हालांकि ये पॉइंट यहाँ पे मॉडल में कहीं पे दिया हुआ नहीं था, बट ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड वाला पॉइंट, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज मैनेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पढ़ा था अपन ने। फिर उसके बाद most entrepreneurs think on infinite time scale as though they have eons to achieve their goals. The mentioned phrase relates to which of the following bottleneck? Just अभी पढ़ा था अपन ने insufficient time management, जहाँ पे टाइम की बात कर दी, मतलब टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। ठीक है, फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम सर सितंबर 2014 जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई थी उसी टाइम की बात है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टार्टअप कैन नॉट बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी, सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप चाहो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, चाहो तो आप LLP बना सकते हो, चाहो तो आप फर्म भी बना सकते हो, लेकिन वो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो होना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे होता है खत्म। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग भी था क्योंकि कंसेप्ट कहीं पे था ही नहीं, बस वही वाली चीजें जो आपको दी हुई थी, जो कि काइंड ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे थी या फिर फैक्ट्स यहाँ पे। बट अगर मैं अगले चैप्टर की बात यहाँ पे करूं तो अगला चैप्टर आपका जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका यहाँ पे रहेगा, और करेंगे बात अगले वीडियो।